जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, तो भाई बताना कमेंट करके। भाई पढ़ाई आप लोगों की भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी ऐसे उम्मीद करते हैं। और भाई आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान का जो चैप्टर है दोस्तों वो आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें दोस्तों हमने कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के हमने क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था, उसकी थ्योरी को समझा था, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में बने थे उनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के उसका डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों वहीं से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर वहीं से हमारी सेशन जो है आगे बढ़ रहा है। 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 140 तक के क्वेश्चन आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। वहीं से हम धीरे धीरे अपनी श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाओ और भाई वीडियो को शेयर कर देंगे, हमारे सभी भाई बहन वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ सकें। तो भाई चलिएगा दोस्तों, हम अपनी क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने अपनी पिछली क्लास को स्टॉप किया था। तो भाई हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। भाई सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर बताएंगे भाई, ठीक है। और भाई जितने भी लोग हमारे इस समय लाइव साथी हैं भाई, सभी लोगों से अनुरोध है भाई, छोटी सी विनती है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के कहने पर भाई सारी वीडियोज़ मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है भाई। तो भाई यदि आप लोग क्लास में नहीं जुड़ोगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है फिर वीडियो करने से, है ना। तो इसलिए भाई आप लोग सपोर्ट करिएगा भाई, ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि भाई तभी हमारी भी मेहनत सफल होगी जब आप लोग हमारे साथ में अपनी मेहनत को शामिल करेंगे भाई, ठीक है। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत यानी कि इंडिया जो है हमारा एक राज्यों का संघ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जब भी दोस्तों हमें संविधान पढ़ाया जाता है तो हमारा आर्टिकल पहला ही दिया जाता है। तो पहले ही आर्टिकल में दोस्तों क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यों का, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। सभी को पता होगा भाई, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 2 में क्या गया है, आर्टिकल 2 में जो हमारे नए राज्यों की स्थापना करना, हम नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं, यानी कि नए राज्य की स्थापना करना, तो ये आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ भारत होगा और आर्टिकल 2 में नई राज्यों की स्थापना के बारे में दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके व्याख्या पर चर्चा करते हैं। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में कहा है कि संघ एवं राज्य उसके क्षेत्रों का वर्णन है। आर्टिकल 1 में संघ नाम का भारत का एक राज्य क्षेत्र होगा, भारत राज्य का संघ होगा। और आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश करना या उनकी स्थापना करना, ये आर्टिकल 2 में कहा गया है, ठीक है भाई। तो आर्टिकल 1 से 4 क्या है भाई, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया, सभी को याद हो गया होगा एक ही बार में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी किस अनुच्छेद में है भाई। समानता का अधिकार भाई किस में दिया गया है, तो आप कहोगे सर अनुच्छेद 5। 5 अनुच्छेद हैं भाई, कितने हैं भाई, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंधी 5 अनुच्छेद हैं। इस पर हम दोस्तों पहले भी आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। पिछली क्लासें यदि जिन भी साथियों ने नहीं देखी भाई, पिछली क्लासों को जरूर देख लेना, क्रम से वीडियो को देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कभी भी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उपाधियों के अंत से संबंधित है, एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। उपाधियों का अंत किस में है भाई, आर्टिकल 18 में। किस में है भाई, अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता दी गई है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे भाई। सभी का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सभी का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। बताएंगे भाई कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19(1)(g। कौन सा होगा भाई, आर्टिकल 19(1)(g हो जाएगा भाई, याद रखेंगे भाई।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? अभी हमने बताया, अभी मैंने आपको बताया था अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल कौन सा बताया था? आर्टिकल 19। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 भाई जस्ट अभी बताया था, कौन सा क्वेश्चन था? तो भैया ये देखो आप, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, भाई ये देखो मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19। तो यही तो क्वेश्चन इसमें पूछा है भाई कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किस आर्टिकल में प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 19। रिपीटेड क्वेश्चन था, बस पूछने का तरीका चेंज था। अब इसमें भाई आर्टिकल 20 याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई, सभी के भाई इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि एवं संबंध से संरक्षण है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए में 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 21 ए में जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिले, अनिवार्य शिक्षा मिले। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जस्ट अभी बताया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये देखो आपके सामने लिखा है भाई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो कौन है भाई? आर्टिकल 21। याद हो गया भाई, किसी को कोई दिक्कत? अब जब आप इस वीडियो को दोबारा से देखोगे दोगुनी स्पीड में तो और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किससे संबंधित है? तो वो है दोस्तों आपकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में संबंधित है। जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ही आर्टिकल 25 से 28 में। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, सिखों को कृपाण, भाई आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरदार लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, वो अपने हाथों में चाकू वगैरह लिए रहते हैं ना, बखनक टाइप में, तो भाई इसको कृपाण करते हैं, उन्हें भाई कृपाण रखने का धर्म है। उनसे अब आप सोचो कि भाई इनके पास तो हथियार है, तो भाई पुलिस इन पर केस क्यों नहीं करती? भाई ये उनका एक अधिकार है, भाई इनकी स्वतंत्रता का अधिकार है, भाई वो रख सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत उन्हें ये अधिकार दिया गया है। और धर्म को मानने, आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता भाई सभी को है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। यह आर्टिकल 25 में दिया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य आप संपन्न करा सकते हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने धर्म के कार्य कर सकता है, आर्टिकल 26 में दिया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसे करो कि भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम धर्म विशेष की प्रगति के लिए व्यय किए जाते हैं। आर्टिकल 28 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 28 में कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यक वर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, वो है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको, आपके एग्जाम का आने वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है भाई। देखिएगा, आर्टिकल जो 29 है हमारा, ये तो है आपके अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण देने का अधिकार, प्रशासन का अधिकार या शिक्षण संस्थानों की स्थापना। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना ये आर्टिकल 30 में है, लेकिन उनका संरक्षण करना ये आर्टिकल 29 में। तो ये आप ये दोनों क्रम से याद रख सकते हो, हालांकि हैं दोनों अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? भाई वही है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, आर्टिकल 51A। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद 11 और 51A में सूचीबद्ध किया गया है? तो मूल कर्तव्य यहीं तो दिया गया था, तो मूल कर्तव्य किसमें? अनुच्छेद 51A में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने दिया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का में, किसमें भाई? भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और यदि हम बात करें कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 11। प्रेजेंट टाइम का भी आपसे पूछा जा सकता है।
आर्टिकल रिक्त स्थान से आर्टिकल अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, उनका निर्वाचन, उनका पुनर्निर्वाचन और उनका महाभियोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 52 से, कहाँ से भाई? आर्टिकल 52 से 62, याद रखिएगा। आर्टिकल 52 से 62 तक में हमें राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति की समय या राष्ट्रपति का कार्यकाल, उसका निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन और उस पर लगाने वाला महाभियोग का वर्णन दिया गया है। जो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है ना, वो आर्टिकल 52 से 62 में पूरा राष्ट्रपति दिया गया है। अब देखिएगा 52 से लेकर हम 62 तक की यदि बात करें तो राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में, राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में, राष्ट्रपति के जो पद की शपथ जो है वो आर्टिकल 60 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सके वो आर्टिकल 61 पे है। तो इनका चारों का भाई सभी का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये सारे पॉइंटों का आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखेंगे, ठीक है भाई। इससे आपका भारत का जो राष्ट्रपति है संविधान के तौर पर ये आपका यहाँ से टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? अब यहाँ पे बात हो रही उपराष्ट्रपति का पद, तो जो उपराष्ट्रपति को जो पद मिलता है वो आर्टिकल 63 के अनुसार मिलता है। अब यहाँ से आर्टिकल जो 63 है आपका, आर्टिकल 63 से 69 ये उपराष्ट्रपति के लिए है। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66, आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उपराष्ट्रपति के पद की शपथ आर्टिकल 69 में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार, तो इससे आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक जगह लिख जाएंगे तो आप उनका समय समय पर रिवीजन भी करते रहेंगे। क्लियर? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है? तो वो है दोस्तों हमारा आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 या आर्टिकल 71 कहेंगे कि जो कि हमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय है। भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो चुनाव से जुड़े जो विवाद हैं उनकी जांच करना, निर्णय लेना, ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। आप सभी जानते हो कि राष्ट्रपति से बड़ा पद फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय आता है और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वही फैसला आपका मान्य होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वही उसका अंतिम फैसला मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा मामले में क्षमा करने का अधिकार है? यही मैंने बताया था कि कल राष्ट्रपति की पावर बताई थी आप लोगों को। आप लोगों ने कल की जो क्लास है दोस्तों, आपको रात को जो कल की 8 बजे वाली क्लास हुई थी भाई, उसमें भाई कल की क्लास में बहुत कम बच्चे थे, उसका जो रिस्पॉन्स है दोस्तों बहुत ही ख़राब देखने को मिला कल की क्लास में भाई। तो भाई आज ऐसा मत करना आप लोग आज की क्लास के लिए। भाई आप लोगों ने कहा कि सर पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करो जल्द से जल्द, तो भाई मैं अपनी ओर से बहुत ही जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई आपकी जब पॉलिटी स्टार्ट होगी तो भाई आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो भाई इसलिए चीज़ों को समझो और क्लास में भाई शुरू से लेकर एंड तक बने रहो भाई, ठीक है। तो आप तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी जब शुरू से लेकर एंड तक रहोगे भाई। अब बीच में आओगे तो भाई कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपको, सीधी बात कह रहा हूँ मैं। इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़ना है। और भाई यही बात मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी राष्ट्रपति की पावर के बारे में, कि राष्ट्रपति की पावर एक सबसे बड़ी पावर है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो चाहे तो फांसी की जो सजा है वो व्यक्ति को माफ़ करवा सकता है, उसकी रोक सकता है, यानी कि सजा मामले में क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो आज मैं आपको बता दूं, वो आर्टिकल है आपका 72। आर्टिकल कौन बताओगे? 72 है। पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 65 में ये दिया गया है। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो भाई उपराष्ट्रपति उसका पद संभाल सकता है, इसीलिए तो भाई उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। और उपराष्ट्रपति बनाया किस लिए जाता है? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 66 में किसके चुनाव का वर्णन है? उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये आर्टिकल 78 में हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदस्य की कुल संख्या का कितने भाग है? कुल सदस्य की संख्या का कितने भाग है? तो इसको कहते हैं 1/10 कोरम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? 1/10, याद रखो भाई। 1/10 कोरम या 1/10 गणपूर्ति संख्या कहते हैं। तो 1/10वां भाग, तो ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, इसको कई बार एग्जाम में आया है भाई, स्पेशल SSC GD यही क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो 1/10 आपको याद रखना है। गणपूर्ति संख्या कितनी है भाई? 1/10।
आर्टिकल 103 के तहत संसद के किसी भी संसद की बैठक का आयोजन करने का कोरम, भाई मैंने अभी बताया था ना कोरम, 1/10 कितना भाई, 1/10वां भाग या 1/10वां भाग कोरम होता है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के समक्ष बजट का विवरण यदि प्रस्तुत करने की जो संवैधानिक आवश्यकता है वो भारत के किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत बढ़िया, तो ये आपके आर्टिकल 112 में है। किसमें बच्चों? आपको सर आर्टिकल 112 में। आर्टिकल में भाई राज्य की परिभाषा के बारे में भी दिया गया है। आर्टिकल 12 में हमें राज्य की परिभाषा के बारे में भी दिया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत कराएगा। ये कथन आर्टिकल 112 में कहा गया है राष्ट्रपति के लिए। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। किस आर्टिकल के तहत है? तो आपको सर आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के तहत। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी यानी कि राज्य के कार्य से संबंधित है, तो वो है आपका आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167। आर्टिकल 153 से 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, राज्य कार्यकारिणी में राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार की विधायिका होती है। राज्य विधानमंडल में आपका राज्यपाल, विधान परिषद और दोस्तों विधानसभाएं होती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल हमसे पूछा कि जो राज्यपाल है राज्य का जो राज्यपाल है उसकी क्षमादान की शक्ति किस में संबंधित है? तो वो है दोस्तों आपका आर्टिकल 161। कौन सा है? आर्टिकल 161। अब भाई बात करें कि राष्ट्रपति की किस में, तो राष्ट्रपति की आती है आर्टिकल 72 में। आगे दिया गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये आपका आर्टिकल 72 है। ये आपके लिए क्या भाई, ये आर्टिकल 72 है और इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। राज्यपाल का ये किसका था भाई? ये था राज्यपाल का। ये किसका था? ये बताओगे राज्यपाल का। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। राज्यपाल का 161, राष्ट्रपति का आर्टिकल 72। बस ये दोनों पॉइंट याद रखो। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करेगा? तो यही करेगा कि बताइए राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है या किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 72। ऐसे ही राज्यपाल की पूछ लेगा, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 161 आप लोग बताएंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 119। भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? भाई आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 167 में राज्यपाल की सूचना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं और आर्टिकल 168 में राज्यों में विधानमंडलों का गठन किया गया है। आर्टिकल 168 में भारतीय संविधान का आर्टिकल 76, भाई मैंने आपको बताया था भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ये मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था, जो मैंने आपको पहली क्लास करवाई थी उस क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 76 जो है ये भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी का उल्लेख। और मैंने यही कहा था ये क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे ही पूछेगा, और वही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2023 में पूछा भी गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय और आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो वो है साथियों हमारा आर्टिकल 137। आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह अपने निर्णय, अपने आदेश पर पुनर्विचार करके उन्हें बदल सकता है। मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको आर्टिकल 137 में इतनी पावर दी गई है कि यदि यह कोई भी आदेश देता है, सपोज वो आदेश उसको लगा कि ये आदेश गलत है, तो उस पर पुनर्विचार विमर्श करके उस आदेश को भी बदल भी सकता है। तो ये पावर सर्वोच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 137 में निहित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन सा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? भाई यही क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। इनको क्या कहते हैं? इनको CAG बोला जाता है, कैग। क्या कहते हैं भाई? इनको कैग कहते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आर्टिकल 148 में निहित है। किसमें साथियों? आर्टिकल 148 में इसका वर्णन किया गया है। इस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये मैंने आपको कल भी इम्पॉर्टेंट लगवाया था और आज भी इम्पॉर्टेंट लगवा रहा हूँ। और यदि आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी तो इन क्वेश्चनों का आंसर बड़े ही आसानी से आप लोग भी दे पा रहे होंगे।
तो आर्टिकल 148। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति, अब यहाँ पे बात किसकी है, कर्तव्य और शक्ति की, उसकी जो पावर है, उसका जो कर्तव्य वो किस में, तो ये आर्टिकल 149 में, किस में, आर्टिकल 149 में। इसमें 148 में क्या था भाई, अभी मैंने आपको बताया, 148 में है भाई नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान, 148 क्रम से याद रखो तो याद हो जाएगा। और 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शक्ति और उसके कर्तव्य, शक्ति और कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है, किसी राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने कथन दिए गए दो। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भाई बिल्कुल बात सही है। उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसने पूरी अपनी जो आयु है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, भाई यहाँ पे क्या भी बिल्कुल सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। वह भारत का नागरिक हो और राज्यपाल की आयु के लिए उसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई, 35 वर्ष होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। और मैंने आपको कल की क्लास में ये भी बताया था कि जो राज्यपाल होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। समझ गए ना भाई, ये बात मैंने आपको कल अच्छे से बताई थी, क्योंकि कल का जो टॉपिक था वो इसी पर था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो एक व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट, भाग 6 में अनुच्छेद किसके तहत विधायिका का संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों की शक्तियों से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212, आर्टिकल 168 से 212। भाग कौन सा है भाई, 6 है, जिसमें हमारे आर्टिकल 168 से 212 तक के राज्य विधानमंडल का प्रावधान दिया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के अनुसार किसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, भाई ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती हैं आप लोग जानते हो, जहाँ पे पंचायतें चलती हैं, क्या चलती हैं, पंचायत। तो 243 आर्टिकल के तहत पंचायत का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा, अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था, तो ये है हमारी पंचायत, ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा मूल संविधान के भाग 9 में और आर्टिकल 243 से 243 ल तक पंचायती राज को जोड़ा गया। अब यहाँ से आपको लेना है स्क्रीनशॉट, एक लेना है स्क्रीनशॉट इसका, इसको नोट कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के करेंगे। आर्टिकल 243 पंचायतों की परिभाषाएं दी गई हैं। ग्राम सभा का गठन 243 का में है, पंचायतों का गठन 243 खा में है, पंचायतों की संरचना 243 गा में है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखो, का, खा, गा। ग्राम सभा का, पंचायतों का गठन खा और पंचायतों की संरचना गा, और आर्टिकल 243। और 243 में ये भी याद रख लो भाई, पंचायतों की परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से 243 घा, इसमें पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना के बारे में बताता है, ये मैंने बताया था कल, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, चुनावी सूचना से संबंधित है। आर्टिकल 324 चुनाव से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यह बात किस आर्टिकल में कही गई है। मतलब आपातकाल के दौरान आप अपने मौलिक अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 20 से 21 में कहा गया है। किसमें, आर्टिकल 20 से 21 में कहा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के दौरान अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो कौन से नहीं किए जा सकते, तो यही तो पूछा था, तो 20 और 21 ये निलंबित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेदों की संख्या, मैंने आपको बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में, ये मैंने आपको कल क्लास में बताया था, कल का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, यहीं से हमारी कल की क्लास ऑफ हुई थी, क्वेश्चन नंबर 61 से, क्वेश्चन नंबर 100 से। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, तो अंतिम अनुच्छेद ही तो पूछा है, तो कौन सा होगा भाई अंतिम अनुच्छेद, तो 395, ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद कौन सा होगा भाई, 395। ये पूछा मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये भी तो देखो
यहाँ पे बात हो रही है 2022 तक के अनुसार। मूल अनुच्छेदों की संख्या संविधान में आज भी 395 ही है। कितनी है? 395। हालांकि समय समय पर होने वाले जो संशोधन होते रहते हैं, इनके कारण आज कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, यदि आपसे ये कहा जाए कि वर्तमान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो आप 448 बताना। यदि पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेदों की संख्या है, तो मूल संविधान में 395 बताना है। तो इसमें दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। वर्तमान 448 और मूल संविधान में 395। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, अभी तक इसकी जितनी भी क्लासें हुई मैंने दोनों में बताया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों से संबंधित है। और यही मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि संघ सूची किसे कहते हैं, राज्य सूची में क्या प्रावधान है, समवर्ती सूची में क्या प्रावधान है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये बात मैंने कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ। यदि आपने ये बात कल की क्लास में देखी होती तो भाई आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहता। भाई जो संघ सूची होती है उसमें केवल और केवल केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकती है, उसमें केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। संघ समिति में क्या कर सकती है? केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। राज्य समिति में राज्य सरकार बना सकती है और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। ये पॉइंट आपको बताया था। और ये तीनों सूची जो है ये आपकी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या, मैंने अनुसूचियों की संख्या कितनी बताई थी? 12। कितनी है भाई? मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। भाई अभी क्या है? वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, मूल संविधान में 8 थी। यही बात आपको इसमें भी याद रखनी है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 बतानी है और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 बतानी है। ठीक है भाई, ये आपको वर्तमान बताता है, ये आपका वर्तमान है, याद रखना। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व ये किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये ये अनुसूची 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं भाई? तो आपको सर ये हमारी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते साथियों यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलिएगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। और संविधान की 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 में द्वारा जोड़ी गई दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई जो पंचायती राज के जो कार्य करने के जो 29 विषय थे, किसने विषय थे? 29 विषय। इसको याद रखो भाई, कितने विषय थे पंचायती राज में? विषयों की संख्या 29। ये भी पूछा जाता है। 12वीं अनुसूची में कितने थे? 74वें संविधान संशोधन 1993 में इस अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें शहरी क्षेत्रों में और नगर पालिकाओं को जो कार्य करने के लिए विषय थे वो आपके 18 विषय थे। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? तो 29 विषय। 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 18। दोनों पॉइंटों पे याद रखना, ये विषय आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। सभी को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, जो मूल संविधान में इसमें से 14 भाषाएं थी। पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी हो गई भाई? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 134। कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, तो भाई वो है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों। ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था। 6 से 14 वर्ष वाले के बच्चों के बीच प्रतिपाल की शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये आपका नहीं जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन तो भाई संपत्ति से संबंधित है, ना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया गया था और इसी को मिनी संविधान भी कहते हैं। अब किस संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है? तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। इसमें प्रस्तावना में आपके 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक तो आपका था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता।
ये आपके 3 नए शब्द हैं जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करे कि बताइएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे। तो आप कहोगे सर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 शब्द जोड़े गए थे। उनके नाम याद रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान के भाग 4 का के तहत एक नया अनुच्छेद 51 का को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल निर्धारित अधिकार भी दिए गए, 10 मूल कर्तव्य भी निर्धारित इसमें किए गए। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो वो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। तो याद रखिएगा ये कौन है भाई, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सभी को पता होगा भाई, बात समझ में आ गई। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। तो वो था हमारा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये 1950 में अपनाए गए मूल संविधान का ये हिस्सा नहीं था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया। जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय इसका उद्घाटन, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया या उद्घाटन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 और आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है और यह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का एक प्रतिरूप है। भारत के संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो भाई जोड़े तो 10 मौलिक कर्तव्य गए थे। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य। कब जोड़े गए थे, तो 1976 1976 में। याद रखना भाई भारत के संविधान में आपके 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। जो आपके दोस्तों 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं इनको भाई किस में जोड़ा गया है। तो ये 86वां आपका जो संविधान संशोधन 2002 हुआ था इसमें जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर बी, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। इससे आपका क्या होगा भाई, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको संपत्ति वाला जो 42वां संविधान संशोधन है वो दे देता है। तो उसमें पूछता है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो वो यही है कि 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। तो ये प्रावधान ये आपका जो प्रावधान है ये हमारे संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद लगभग हमारी आधे घंटे की क्लास हो चुकी है भाई, और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं और बाकी के जो दोस्तों हमारे शेष क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अंतिम क्वेश्चन बताएंगे भाई। तो भाई आप सभी को मैंने बताया था कि जो हमारे मूल कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, ये आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो इसको भाई USSR भी कह सकते हैं, जो कि अब सोवियत संघ रूस भी कहते हैं इसको, यूनाइटेड स्टेट सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो मूल कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये बात आपको दोस्तों यहाँ से याद रखनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक व्याख्या, इस पर भी थोड़ा सा जोर डाल लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्माण में अन्य देशों से लिए गए स्रोत, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कनाडा से संघात्मक विशेषता ली गई है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये हमारे फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई सभी लोग। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सभी को यहाँ तक की बात समझ में अच्छे तरीके से आ चुकी होगी। और अब अपनी क्लास को यहाँ से करते हैं ओवर, और अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा दोस्तों कल से हम क्वेश्चन नंबर 141 से अपनी क्वेश्चन को, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, कल कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले। तो भाई चलिएगा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और क्लास कैसी लगी भाई आप लोगों को तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा भाई। और वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट भाई मुझे बहुत मोटिवेशन करता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। तो और भी लाइक बताना क्लास कैसी लगी कमेंट करके, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपके जो भी फ्रेंड हो, जो भी दोस्त हों भाई, सभी को इस चैनल में जोड़ने की कोशिश करेंगे, इस परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है,
चलिएगा, तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। आप सभी लोग खुश रहें, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों की भाई ज़रूर सफलता मिलेगी। ईश्वर से हमारी यही कामना है। तो चलिएगा भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।